हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स की यूनिट नंबर जो 4 है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 4 का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम उसको अच्छे से समझने वाले हैं, क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, सेकेंड लॉ समझने से पहले हमें जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलो हम लोग थोड़ा थोड़ा फर्स्ट लॉ और जो जीरोथ लॉ है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर मेरे पास में 3 सिस्टम है, जैसे कि ये कोई सिस्टम मेरा ए है, ये कोई सिस्टम मेरा बी है और ये कोई सिस्टम मेरा क्या है, सी है। अगर बी और सी इक्विलिब्रियम के अंदर है, ए और सी भी इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये दोनों कंडीशन अपने को क्या है, गिवन है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो बी और ए होंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तक तो अपना चलो ठीक है, ये सबने हमने पढ़ भी रखा है। अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों क्या कहता है, बेसिकली ये एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट पर बेस्ड है। जैसे एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड है और ये कहता है कि किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंजेस है डेल्टा यू, वो किसके बराबर होते हैं, जो हमने उसको क्या दिए, हीट दी है उसके बराबर, माइनस हम जितना थर्मोडायनेमिक वर्क उसने किया है उसके बराबर, यानी कि चेंज इन हीट माइनस चेंज इन थर्मोडायनेमिक वर्क, इसके बराबर ये जो हमारा क्या रहता है, इक्वेशन रहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफरेंस ऑफ गिवन हीट टू दैट सिस्टम एंड डन थर्मोडायनेमिक वर्क बाय दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ये हमारा क्या रहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जिसके पास में मेरी हीट ज्यादा रहेगी, है ना, वो सिस्टम क्या करेगा, उतना ही ज्यादा बेसिकली वर्क डन करेगा, या उतनी ही उसके अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या रहेगा, चेंजेस रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों हमको ये तो बता दिया गया था कि सिस्टम के अंदर क्या रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, और उसके साथ में जैसे कि सपोज करो यहाँ पर क्या है, मेरा 100 डिग्री सेल्सियस का कुछ कंटेनर है, इसके पास में मैंने 0 डिग्री सेल्सियस का कोई कंटेनर रखा। तो नेचुरली होता क्या है, ये इधर से इधर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, यानी कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक वर्क हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। अब ये तो बता दिया कि ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, बट वो किस डायरेक्शन में होगा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें नहीं बताया था। उसके बाद में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसने हमें जो फिजिबिलिटी है कि ये ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। देखो बच्चों, अगर इसी का हम एग्जांपल लें, अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस है और ये भी क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या इस सिचुएशन के अंदर इन दोनों के अंदर हीट चेंज होगा क्या, या एक्सचेंज ऑफ हीट होगा क्या? सिंपल सी बात है, नहीं होगा, बिकॉज वो दोनों ही क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी, वो भी 50 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 50 डिग्री सेल्सियस है, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट ओवर हियर। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि इनके बीच में हीट का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके के कुछ लिमिटेशंस थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसी को ओवरकम किया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। हम पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस थे हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हीट किधर से किधर की तरफ ट्रांसफर होगी ये नहीं बताएगा वो, यानी कि इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां जाएगा दैट इज क्वाइट फाइन, बट किधर जाएगा ये नहीं पता है। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ड्रॉबैक हो गया, एक तरीके से कहें इसकी लिमिटेशन हो गई। और सेकेंड लिमिटेशन इन्होंने क्या बताई है कि इट डज नॉट टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। फिजिबिलिटी का मतलब है एक्चुअल में उसका हो पाना, इस फिजिकल वर्ल्ड में उसका एग्जिस्ट करना या संभव होने को क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी बोलते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने डायरेक्टली स्टेट कर दिया कि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिराते हैं, सपोज करो हिल्स पे क्या होता है, पानी
पड़ा है तो बारिश आई है तो हिल्स से वो पानी स्लिप होकर के नीचे की तरफ आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे हमारा वाटर है तो यहाँ पर जब वाटर हाइट पर है तो वाटर के पास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो नीचे आ गया हमारे पास में जमीन पर आ गया है तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, है ना। तो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। कौन सा तो यहाँ पर कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लगा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा है। बट क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो ये जो सारी काइनेटिक एनर्जी है ये भी क्या हो जानी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, यानी कि ये जो पानी है नीचे का इसको भी क्या होना चाहिए, ऊपर वापस चले जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट क्या ऐसा पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है स्वतः अभिक्रियाओं में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ये वाटर जो है जब तक हम पंप नहीं लगाएंगे ये ऊपर नहीं चढ़ेगा, है ना, यानी कि ये फिजिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिजिबिलिटी उन्होंने दी ही नहीं कि ये जो एक्चुअल में प्रोसेस है वो फिजिबल है भी या नहीं है। तो इस तरीके के कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर मेरा प्रोसीजर स्पॉन्टेनियस हो, यानी कि अपने आप हो रहा हो, स्पॉन्टेनियस स्वतः होता है, तो सारा का सारा वर्क डन जितना भी हमने किया है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर जो मेरा प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, यानी कि स्वतः नहीं हो रहा हो या उसको किसी फोर्स से करवा रहे हैं हम लोग, तो सारी की सारी जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट क्या ऐसा भी पॉसिबल है, जी बिल्कुल नहीं। सारा के सारे काम को हम लोग हीट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। और सारी की सारी जो हीट है, यानी कि अब तक का जो सबसे मोस्ट इफिशियंट अगर मैं हीट इंजन की भी बात करूं, उसकी भी जो इफिशियंसी है वो 100% नहीं हो सकती है। यानी कि हमने जितनी हीट दी है वो सारी की सारी हीट को वर्क डन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इतने ये सब कुछ क्या हो गए, लिमिटेशंस हो गए किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली हमको ये नहीं बताता है कि हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताएगा कि क्या क्या नहीं हो सकता है। बेसिकली ये क्या नहीं हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट है, ना कि क्या हो सकता है। क्या हो सकता है दैट इज गिवन इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस दैट कौन कौन सी चीजें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। हालांकि उन दोनों स्टेटमेंट्स का जो मतलब है वो एक ही है, बट दो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या किया है, लिखा है। तो उसी स्टेटमेंट को हम देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों हमारा वो है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब होता है बेसिकली जहां पे बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर अमाउंट की चीज हो, जैसे कि वाटर रिजर्वॉयर हम किसको कहेंगे, जैसे जो नदियां हो गई, जो समुद्र हो गया, उसको हम लोग वाटर रिजर्वॉयर कहेंगे। हीट रिजर्वॉयर जिसके अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ हीट एक साथ में प्रेजेंट हो उसको हीट रिजर्वॉयर कहेंगे, है ना। of a heat from a reservoir and the complete conversion of heat into the work। यही बात कह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर जो सोल रिजल्ट के अंदर वो क्या करे, जो जितनी भी उसने हीट एब्जॉर्ब की है उसको किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस क्या है, पॉसिबल है ही नहीं। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी लॉ को क्लॉसियस ने भी अपने स्टेटमेंट में लिखा है और कहा है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल। देखो दोनों के अंदर नो प्रोसेस इज पॉसिबल, तो बेसिकली ये क्या बता रहे हैं, जो प्रोसेस नहीं पॉसिबल हो सकते हैं उनके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, रेदर देन जो हो सकते हैं उससे, है ना। No process is possible whose sole result is the transfer of heat from colder object to hotter object। देखो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल दिया था ये कोल्डर ऑब्जेक्ट और हॉटर ऑब्जेक्ट का, यानी कि हीट हमेशा यहाँ से यहाँ ही ट्रांसफर होगी, कभी भी इधर से इधर ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये हमको किसने बताया है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया है, जो कि क्या थी, लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। यानी कि किसी भी प्रोसेस के अंदर जो कम
कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर हीट क्या होती है, ट्रांसफर नहीं होती है। हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ ही हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और इसको हम लोग डायग्राम से समझें तो देखो कुछ इस तरीके से रहेगा। सपोज करो ये हमारा सोर्स है जिसका जो टेम्परेचर है वो T1 है, यहाँ पर हमारा इंजन लगा है, तो यहाँ से Q1 जो हीट है वो इंजन ने क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है ना। यहाँ से Q1 हीट इसने एब्जॉर्ब करी है, और इस Q1 अमाउंट ऑफ हीट से ये जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या हो जाएगी, सिंक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब कि वो इंजन क्या करेगा, यूज नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ हीट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। और ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट से ही क्या करेगा, अपने वर्क डन को करेगा, जो भी इसका वर्क डन है उसको क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा। तो इसकी अगर मैं इफिशियंसी निकालू तो इफिशियंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस Q2 जो सिंक के अंदर ट्रांसफर हुई है अपॉन Q1। अगर इस इफिशियंसी को मुझे 100% करना है तो ये जो पीछे वाली टर्म है उसको मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा 0 के अंदर, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 मतलब 100%। और ये कब रिड्यूस होगी बच्चों 0 के अंदर, जब ये जो मेरा Q2 है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और Q2 क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो इस इंजन ने यूज नहीं करी है अपने वर्क डन के अंदर, या वो अमाउंट ऑफ हीट जो सिंक के अंदर चली गई है या जो लॉस हो गई है। यानी कि जब मेरा जो लॉस है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस केस के अंदर ही मेरी इस इंजन की इफिशियंसी क्या आएगी, 1 आएगी या 100% आएगी। बट किसी भी प्रोसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो Q2 है इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी 100% एफिशिएंट इंजन, हीट इंजन अब तक बना ही नहीं है। थियोरेटिकली फिर भी है हमारे पास में, कंसेप्ट है उसका, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये जो क्लॉसियस और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, इन दोनों के स्टेटमेंट का मतलब एक ही है कि ऐसा कोई भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर हीट का बिल्कुल भी लॉस नहीं हो, और जितना एब्जॉर्ब हीट करे वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क डन में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसी के साथ में जो हीट जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन के अंदर ही ट्रांसफर रहेगी, कभी भी कोल्डर से हॉटर के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आएगी। So this is all about the second law of thermodynamics. You can write the statement as stated here, or if you have any sort of query, any sort of doubt, you can ask me in comment section. Thank you so much for the class. See you in the next class.